नमस्कार, स्वागत है आप सबका इस खास बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ शिपवन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की। सबसे पहले लोकसभा चुनाव की तारीखों पर इस वक्त की बड़ी खबर जो है वो निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि 15 मार्च के बाद लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। अटकलें लगाई जा रही हैं कि 2 आयुक्तों की नियुक्ति के लिए 15 मार्च को बैठक होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में, और इस बैठक में 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर मंथन किया जाएगा। जिस तरीके से हमें पता है कि 2 जो पद है वो इस समय रिक्त पड़े हुए हैं और इन्हीं दोनों पदों को भरने के लिए यहाँ पर 15 मार्च को बैठक की जाएगी। आपको बताते चले कि लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान का इंतजार इस समय लगातार जारी है और चुनाव आयोग की ओर से तारीखों के ऐलान की घोषणा जो है वो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के बाद किए जाने की सूचना है। अरुण गोयल के इस्तीफा देने के बाद जिस तरीके से हमें पता है कि बीते शुक्रवार को अरुण गोयल ने यहाँ पर इस्तीफा दिया, जिसके बाद कि अब चुनाव आयुक्तों के 2 पद खाली हैं। एक की रिटायरमेंट हो चुकी है, दूसरे ने यहाँ पर इस्तीफा दे दिया है। अब यहाँ पर 2 पद जो है वो खाली है, जिसके बाद की अब अटकलें लगाई जा रही है कि 15 मार्च को यहाँ पर एक बैठक की जाएगी और इस बैठक में दोनों जो ईसी के आयुक्त हैं यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो आयुक्त हैं उनकी नियुक्ति के लिए यहाँ पर मंथन किया जाएगा। और वहीं पर एक चुनाव आयुक्त का पद पहले से खाली था और दोनों खाली पदों को भरने के लिए संभव है कि चुनाव आयोग की ओर से लोकसभा चुनाव की तारीख की जो घोषणा है वो भी की जा सकती है। 15 मार्च को जिस तरीके से यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो आयुक्त हैं उनकी यहाँ पर नियुक्ति के लिए मीटिंग की जाएगी, उसी के साथ साथ इस मीटिंग के अंदर लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान भी जो है वो भी हो सकता है। तो यहाँ पर चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। भाजपा की एक अहम बैठक को लेकर बात करेंगे। आज भाजपा की दूसरी लिस्ट यहाँ पर आ सकती है, वहीं पर उम्मीदवारों को लेकर लगातार मंथन किया जा रहा है और आज शाम 6 बजे सीईसी की अहम बैठक की जा सकती है। बता दें कि बैठक में ये तय हो सकता है कि उम्मीदवारों के नाम क्या क्या हैं। वहीं पर दूसरी लिस्ट में 150 यानी कि 150 से अधिक उम्मीदवारों के नाम जो है वो निकलकर सामने आ सकते हैं। भाजपा की पहली लिस्ट जो है उसमें 195 के करीब जो उम्मीदवार हैं उनके नाम घोषित किए जा चुके हैं। वहीं पर अब उत्तर प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से जुड़े जो नाम है वो यहाँ पर दूसरी लिस्ट में निकलकर सामने आ सकते हैं। बता दें कि भाजपा की दूसरी लिस्ट में लगभग 150 उम्मीदवारों के नाम जो है वो निकलकर सामने आ सकते हैं। सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है। वहीं पर भाजपा जल्द ही उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर सकती है। गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश से जुड़ी जो सीटें हैं उन पर मंथन लगातार किया जा रहा है। वहीं पर आज शाम को 5 बजे भाजपा की ये जो दूसरी लिस्ट है वो निकलकर सामने आ सकती है। तो चलिए अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। कांग्रेस की बात करेंगे। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की दूसरी लिस्ट जो है वो यहाँ पर आई है, वहीं पर कांग्रेस पार्टी की दूसरी सीईसी बैठक जो है वो आज होगी, जिसमें कि तमाम लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों पर चर्चा की जाएगी। लगातार मंथन किया जा रहा है। वहीं पर उम्मीदवारों पर मंथन के बाद दूसरी लिस्ट अब कांग्रेस की भी निकलकर सामने आ सकती है। यहाँ पर जिस तरीके से भाजपा की बात हो, कांग्रेस की बात की जाए, वहीं पर दोनों जो पार्टियां हैं, दोनों जो राजनीतिक दल हैं वो लगातार तैयारियां कर रहे हैं, क्योंकि 2024 का जो चुनाव है वो कभी भी यहाँ पर घोषित किया जा सकता है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ उज्जवल ज्वाइन कर चुके हैं। उज्जवल, बताइएगा, जिस तरीके से पहले भाजपा की लिस्ट आई, अब यहाँ पर कांग्रेस की लिस्ट भी जारी हो चुकी है, वहीं पर अब अटकलें लगाई जा रही हैं कि कांग्रेस और भाजपा की दूसरी लिस्ट भी बहुत ही जल्द जारी की जा सकती है। आप बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से आम लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली सूची जो है वो जारी की थी। 195 उम्मीदवारों के नाम थे उसमें। उसके बाद कांग्रेस पार्टी के ऊपर सबकी नजरें थी कि कांग्रेस आखिर कब अपने उम्मीदवारों की सूची जारी करती है। फिर हमें देखने को मिला कि कांग्रेस ने भी अपनी पहली सूची जो है वो जारी की। तकरीबन उसमें 39 नाम जो थे वो शामिल थे। खुद राहुल गांधी का नाम उसमें शामिल था, कई बड़े चेहरे थे। और तभी जो है दीपक बावरिया जो कि दिल्ली और हरियाणा के कांग्रेस के प्रभारी, उन्होंने बताया था कि अगली जो बैठक है सीईसी की वो होने वाली है 11 मार्च यानी आज। और आज जो बैठक है वो कांग्रेस के मुख्यालय में तकरीबन 6 बजे के आसपास है वो शुरू होगी।
और जो सूत्रों के हवाले से खबर है वो यही है कि आज जो है वो हरियाणा और दिल्ली की जो बाकी की लोकसभा सीटें जो बची हैं उस पे जो है वो कहीं ना कहीं मंथन किया जा सकता है, क्योंकि दीपक बावरिया का खुद ये बयान सामने आया कि जो नौ लोकसभा जो सीटें हैं हरियाणा में उसका जो मसौदा है वो पूरी तरीके से तैयार किया जा चुका है। उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा हुई है, स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई थी और वहां से जो नाम फाइनल हुए हैं वो आज सीईसी की यानी केंद्र चुनाव समिति की जो कांग्रेस की बैठक होनी है वो नाम पेश किए जाएंगे। उसके बाद उन नामों में से किसका नाम फाइनल होता है, किसके नाम पर मोहर लगती है, ये देखने वाली बात रहेगी। तो आज की जो बैठक है वो बहुत महत्वपूर्ण है और आज कांग्रेस की नहीं बल्कि भाजपा की भी जो सीईसी की बैठक है वो होने वाली है। तो कयास यही लगाए जा रहे हैं कि दोनों ही पार्टियां बहुत ही जल्द अपनी जो दूसरी सूची है उम्मीदवारों की वो जारी कर सकती हैं। जी, जिस तरीके से आपने कांग्रेस के हवाले से जानकारी दी उज्जवल, वहीं पर भाजपा की भी आज जो दूसरी लिस्ट है वो जारी की जा सकती है। शाम को लगभग 150 से अधिक नाम जो है उम्मीदवारों की इसमें घोषणा की जा सकती है। महाराष्ट्र की बात करें, गुजरात की और उत्तर प्रदेश की, कौन से बड़े नाम जो है वो निकलकर सामने आ सकते हैं? बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से जो है वो अभी हम दर्शकों को जानकारी दे रहे हैं कि जो सीईसी की बैठक है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। पूरी प्रक्रिया जो है इसमें अपनाई जाती है, क्योंकि भाजपा का भी ये कहना और कांग्रेस का भी ये कहना है कि जमीनी स्तर के जो नेता है उनके जो फीडबैक है वो लिए जा रहे हैं, जो पुराने सांसद है उनके भी फीडबैक लिए जा रहे हैं। उसके आधार पर स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो रही है और स्क्रीनिंग कमेटी जो नाम फाइनल कर रहे हैं उसके बाद वो सीईसी के सामने आ रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया उज्जवल तमाम जानकारी देने के लिए। उज्जवल हमें अपडेट कर रहे थे, यहाँ पर भाजपा की बात हो या फिर वो कांग्रेस की बात हो, जिस तरीके से पहली लिस्टें दोनों पार्टियों की जारी हो ऑलरेडी हो चुकी हैं, वहीं पर अब दूसरी लिस्ट का इंतजार है। आज शाम तक यहाँ पर भाजपा की दूसरी लिस्ट जो है वो निकलकर सामने आ सकती है। तो यहाँ पर चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। 2024 चुनाव से पहले सियासी घमासान जो है वो मचता हुआ नजर आ रहा है। नेता जो है वो एक दूसरे को घेरते हुए बड़े सवाल उठाते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने मोदी सरकार को घेरा है। लगातार उन पर आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो जारी है। कई मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार पर यहाँ पर निशाना साधा गया है, कई बड़े सवाल उठाए गए हैं और आपको बता दें कि नेता ने एक दूसरे को घेरते हुए सवाल जो है वो खड़े किए हैं। आपको बता दें जयराम रमेश लगातार सुर्खियां बटोरते नजर आते हैं। वहीं पर अब जयराम रमेश ने मोदी सरकार को घेरा है और लगातार कई मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार और मोदी सरकार पर सवाल उठाए गए हैं। ये लोग चाहते हैं कि हम एक हों, लोग चाहते, जनबंधन है ना, लोग चाहते हैं कि हम एक हों। और पहले तो प्रधानमंत्री कहते थे अरे यार ये तो इंडिया है, इंडिया क्या है, मैं अकेला काफी हूँ, सब लोग मेरे खिलाफ खड़े हो गए हैं। और अगर आप आज देखिए बीजेडी के पीछे भाग रहे हैं, चंद्रबाबू के पीछे भाग रहे हैं, पवन कल्याण के पीछे भाग रहे हैं, अकाली दल के पीछे भाग रहे हैं। वो गठबंधन एनडीए को फिर से जीवित करने में लगे हुए हैं। इंडिया में 2 आई होते हैं, वो 2 आई निकाल दीजिएगा, ईमानदारी और इंसानियत, वो एनडीए बन जाता है। INDIA से पहला आई और चौथा आई निकाल दो तो एनडीए बन जाता है ना। तो इंसानियत और ईमानदारी दोनों निकाल दो, एनडीए बन गया। तो यही है ना 2024 की चुनाव, इंसानियत और ईमानदारी, ये हमारे मुद्दे हैं। एनडीए तो क्योंकि लोग चाहते हैं कि हम एक हों, लोग चाहते, जनबंधन है ना, लोग चाहते हैं कि हम एक हों। और पहले तो प्रधानमंत्री कहते थे अरे यार ये तो इंडिया है, इंडिया। तो यहाँ से सीधे दिल्ली की ओर रुख करेंगे, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो सशक्त नारी सम्मेलन से यहाँ पर लोगों को संबोधित करते नजर आ रहे हैं। अकाली दल के पीछे भाग रहे हैं। 10,000 करोड़ रुपए की राशि भी इन दीदियों के खाते में ट्रांसफर की गई है और मैं आप सभी बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। माताओं बहनों, कोई भी देश हो, कोई भी समाज हो, वो नारी शक्ति की गरिमा बढ़ाते हुए उनके लिए नए अवसर बनाते हुए ही आगे बढ़ सकता है। लेकिन दुर्भाग्य से देश में पहले जो सरकारें रही, उनके लिए आप सभी महिलाओं का जीवन, आपकी मुश्किलें
कभी प्राथमिकताएं नहीं रही और आपको आपके नसीब पर छोड़ दिया। मेरा अनुभव यह है कि अगर हमारी माताओं बहनों को थोड़ा अगर अवसर मिल जाए, थोड़ा को सहारा मिल जाए, तो फिर उनको सहारे की जरूरत नहीं आती है, वे खुद लोगों का सहारा बन जाती है। और ये मैंने तब ज्यादा महसूस किया जब लाल किले से मैंने महिला सशक्तिकरण के बारे में बात करनी शुरू की। मैं पहला प्रधानमंत्री हूं जिसने लाल किले से हमारी माताओं बहनों को शौचालय ना होने के विषय में जो मुश्किलें होती हैं, उस पीड़ा को मैंने व्यक्त किया था कि कैसे गांव की बहनें कैसी जिंदगी जीती हैं। मैं पहला प्रधानमंत्री हूं जिसने लाल किले से सैनिटरी पैड्स का विषय उठाया था। मैं पहला प्रधानमंत्री हूं जिसने लाल किले से कहा कि रसोई में लकड़ी पर खाना बनाती हमारी माताएं बहनें 400 सिगरेट का जितना धुआं होता है ना, वो हर रोज बर्दाश्त करती अपने शरीर में ले जाती है। मैं पहला प्रधानमंत्री हूं जिसने घर में नल से जल न आने पर आप सभी महिलाओं को होने वाली परेशानी का जिक्र किया। इसके लिए जल जीवन मिशन का ऐलान किया। मैं पहला प्रधानमंत्री हूं जिसने लाल किले से हर महिला के पास बैंक खाते होने की जरूरत पर बात कही। मैं पहला प्रधानमंत्री हूं जिसने लाल किले से आप महिलाओं के खिलाफ बोले जाने वाले अपमानजनक शब्दों का विषय उठाया। मैं पहला प्रधानमंत्री हूं जिसने कहा कि बेटी तो अगर देर से घर आती है शाम को, तो माँ बाप भाई सब पूछते कहां गई थी, क्यों देर हो गई। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि कोई माँ बाप अपने बेटा देर से आता है तो पूछता नहीं कि बेटा कहां गया था। क्यों? बेटे को भी तो पूछो। और ये बात मैंने लाल किले से उठाई थी। और मैं आज देश की हर महिला, हर बहन, हर बेटी को ये बताना चाहता हूं, जब जब मैंने लाल किले से आपके सशक्तिकरण की बात की, दुर्भाग्य से कांग्रेस जैसे देश के राजनीतिक दल, उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया, मेरा अपमान किया। साथियों, मोदी की संवेदनाएं और मोदी की योजनाएं, ये जमीन से जुड़े जीवन के अनुभवों से निकली है। बचपन में जो अपने घर में देखा, अपने आसपास पड़ोस में देखा, फिर देश के गांव गांव में अनेक परिवारों के साथ रहकर जो अनुभव किया, वही आज मोदी की संवेदनाओं और योजनाओं में झलकता है। इसलिए ये योजनाएं मेरी माताओं, बहनों, बेटियों के जीवन को आसान बनाती है, उनकी मुश्किलें कम करती है। सिर्फ अपने परिवार के लिए सोचने वाले परिवारवादी नेताओं को ये बात कतई समझ नहीं आ सकती है। देश की करोड़ों को मुश्किलों से माताओं बहनों को मुक्ति दिलाने का सोच, ये हमारी सरकार की अनेक योजनाओं का आधार रही है। मेरी माताओं बहनों, पहले की सरकारों ने एक मोदी ने इस राजनीतिक सोच को ही बदल दिया। 2014 में सरकार में आने के बाद मैंने आप महिलाओं के जीवन चक्र के हर पड़ाव के लिए योजनाएं बनाई, उन्हें सफलतापूर्वक लागू किया। आज पहली सांस से लेकर
आखिरी सांस तक मोदी कोई न कोई योजना लेकर के भारत की बहन बेटियों की सेवा में हाजिर हो जाता है। गर्भ में बेटी की हत्या न हो, इसके लिए हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया। गर्भ की अवस्था में मां को सही पोषण मिले, इसके लिए हर गर्भवती को 6,000 रुपए की आर्थिक मदद दी। जन्म के बाद बेटी को पढ़ाई में मुश्किल ना हो, इसके लिए ज्यादा से ज्यादा ब्याज देने वाली सुकन्या समृद्धि योजना शुरू की। बड़ी होकर बेटी काम करना चाहे तो आज उसके पास मुद्रा योजना का इतना बड़ा साधन है। बेटी के करियर पर प्रभाव ना पड़े, इसके लिए हमने प्रेगनेंसी लीव को भी बढ़ाकर 26 हफ्ते कर दिया। 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज देने वाली आयुष्मान योजना हो, 80% डिस्काउंट पर सस्ती दवा देने वाली आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है प्रधानमंत्री उनके द्वारा लगातार यहाँ पर लोगों को कई बड़ी सौगातें, 1000 दीदियों को यहाँ पर ड्रोन वितरित किए गए और सशक्त नारियों के लिए यहाँ पर तमाम स्कीमों की जो सौगात जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर सभी महिलाओं के लिए लेकर आते रहते हैं। आपको बता दें कि दिल्ली से ये संबोधन जो है वो लाइव आपके तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा था, जहां पर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सशक्त महिला विकसित भारत अभियान के तहत यहां पर तमाम महिलाओं को यहां पर संबोधित करते हुए नजर आए और जितनी भी स्कीम्स जो मोदी सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने इस 10 साल के कार्यकाल में यहां पर सामने रखी हैं, उनको यहां पर दोहराते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो महिलाओं तक सभी स्कीम्स का जो फायदा है वो उठाने का प्रयास लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर कर रहे थे। वहीं पर ये एक ऐसा कार्यक्रम है जो कि महिलाओं के एम्पावरमेंट यानी कि नारी सशक्तिकरण के लिए यहाँ पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। तो चलिए अब यहाँ पर अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। महुआ मोइत्रा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला यहाँ पर आ चुका है और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई निकलकर सामने आई है। बता दें कि महुआ मोइत्रा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई की जाएगी और क्या कुछ फैसला निकल कर आएगा वो भी देखने वाली बात होगी। लेकिन आपको बता दें यहाँ पर महुआ मोइत्रा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जो है वो आज यहाँ पर होगी और क्या कुछ निकलकर सामने आएगा। आपको बता दें कि महुआ मोइत्रा ने संसद में 62 यानी कि 62 सवाल यहाँ पर पूछे थे। कैश फॉर कावेरी केस में सांसदी जो है वो जा चुकी हैं और 2024 चुनाव में टीएमसी ने फिर से उम्मीदवार इन्हें जो है वो बनाया था। लेकिन आपको बता दें कि निष्कासन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई थी महुआ द्वारा, लेकिन अब आज इसमें सुनवाई है और इसमें 9 अडानी से जुड़े सवाल थे, जिसमें कि 62 सवाल इन टोटल यहाँ पर उनके द्वारा पूछे गए। कैश फॉर कावेरी केस में यहाँ पर याचिका दायर की जा चुकी थी, जिसमें कि आज यहाँ पर इसमें सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और टीएमसी में एक बार फिर से इन्हें सांसद बनाया गया। महुआ ने निष्कासन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर याचिका दायर की थी, जिसमें कि आज यहाँ पर महुआ मोइत्रा की जो याचिका है उसमें आज सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका है वो दायर करने के बाद आज यहाँ पर सुनवाई की जा सकती है। बता दें कि 2024 चुनाव में टीएमसी ने फिर उम्मीदवार जो है वो इन्हें बनाया है और आपको बताते चले कि जिस तरीके से निष्कासन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, महुआ मोइत्रा को यहाँ पर निष्कासित किया गया था, जिसके बाद कि आज इस केस में सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी और इसमें फैसला क्या निकलकर सामने आएगा वो देखने वाली बात होगी। आप तक जरूर साझा करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए यहाँ से उत्तराखंड का रुख करते हैं, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी एक आम जनसभा को संबोधित करते नजर आ रहे हैं। आप भी सुनिए उनका क्या कहना है। खिलवाड़ करने का काम, कुचेष्टा लगातार होती रही, इसलिए ये सब काम नहीं हो पाया। आप सब भली भांति जानते हैं कि ये कई बार मैं जब भी आजकल ऐसे कार्यक्रमों में जा रहा हूं तो बहुत सारे, जैसे अभी हैंकी की परसों हम लोग वहां हमने 700 करोड़ से भी ज्यादा की योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया। बस टर्मिनल बन रहा है हमारा हल्द्वानी में, काठगोदाम में।
तो मैं कह रहा था कि मेरे मन में एक प्रश्न आता है कि ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था। अभी प्रश्न मेरा नहीं है, आप सबको नौकरी पहले मिल जानी चाहिए थी, आउट ऑफ टर्न पहले हो जाना चाहिए था, 4% का कोटा पहले लागू हो जाना चाहिए था, ये नियुक्ति पत्र का जो वितरण है वो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, जो लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का जो कैलेंडर है वो पहले ही बन जाना चाहिए था, रिक्तियां पहले ही भरी जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं हो पाई। तो ये प्रश्न मुख्य सेवक के नाते मेरे मन में आ रहा है, तो मैं सोचता हूं कि ये प्रश्न हम सबके मन में होगा, लेकिन इसका उत्तर मैं नहीं दूंगा। इसका उत्तर हम सब लोगों को स्वयं खोजना है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, और जब हम मिलकर इसका उत्तर खोजेंगे तो इसका उत्तर अवश्य मिलेगा। हमने सरकार गठन के बाद से ही जो खेलों के साथ ही खिलाड़ियों को जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाग करने के लिए तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराने का काम किया है। खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए, उनको सम्मानित करने का काम भी हमने किया है उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन पर। मैं आज इस अवसर पर आप सब लोगों से यह भी आग्रह करना चाहूंगा कि आप भी अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर जो बेहतर प्रदर्शन कर पदक जीतकर लाएं, तो सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकार निश्चित रूप से आप सबका प्रोत्साहन करेगी जो हमारे खिलाड़ी हैं। मुझे विश्वास है कि जिन्होंने आज आउट ऑफ टर्न नियुक्ति प्रक्रिया सभी अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय पदक विजेता हैं, वो एक संजीवनी का कार्य करेगी और खेलों के प्रोत्साहन का भी कार्य करेगी। इसके साथ ही आज जो उद्यान विभाग और परिवहन विभाग में भी जिन युवाओं को आज नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं, उनका भी जो चयन हुआ है सहायक के रूप में, आपका चयन इस विभाग में एक नई जिम्मेदारी, आपको एक ये आपके लिए बहुत बड़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि है। क्योंकि मैं एक बात और आज कहना चाहता हूं कि हमने तय किया था, मैंने जब 4 जुलाई 2021 को मुख्य सेवक के रूप में ये दायित्व पर काम करना शुरू किया था, उसी समय से मैंने तय किया था, संकल्प लिया था कि जितनी भी सरकारी हमारे पद रिक्त हैं उन सभी सरकारी पदों को भरेंगे और पारदर्शिता के साथ भरेंगे। बीच में कुछ रुकावटें भी आई, कुछ चैलेंजेस भी हमारे सामने खड़े हुए, लेकिन हम उसमें कतई भी रुके नहीं, कतई भी झुके नहीं और लगातार हमने कदम आगे बढ़ाए। उसी का परिणाम है कि आज इतनी बड़ी संख्या में नियुक्ति पत्र प्राप्त हो रहे हैं। अभी पिछले 3 माह में 5000 युवाओं को नियुक्ति पत्र हम यहां पर दे चुके हैं। अभी हमने नर्सिंग अधिकारी के पद पर 1376, नगर निकाय और नगर पालिका में 226, लोक सेवा आयोग के तहत वासी के पद पर 892, अभी सहायक लेखाकार के पद पर 104, डिप्टी जेलर और बंदी रक्षक के पद पर 312, पंचायती राज विभाग में 350, ग्राम विकास अधिकारी के पद पर 394 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए हैं। भाइयों बहनों, हम कतई भी, मैंने कल भी कहा कि हम कहने पर ज्यादा विश्वास नहीं करते हैं, काम करने पर विश्वास करते हैं, क्योंकि काम होगा तो कहना नहीं पड़ेगा, काम स्वयं बोलेगा। हम कोई झूठ का पुलिंदा भी नहीं लोगों के सामने रखते हैं, ये आंकड़े हैं और इस सच्चाई को सबके सामने रखते हैं। और ये 3 महीने के आंकड़े मैंने आप सब लोगों के बीच में जो रखे हैं, यदि मैं 2.5 साल की बात करूं तो आंकड़ा लगभग 20,000 से भी अधिक बैठेगा। ये इसलिए संभव हो सका जिसके बारे में गणेश जोशी जी ने कहा, अभी हमने नकल का अध्यादेश लाए और नकल माफियाओं की कमर तोड़ने का हमने काम किया। हमने संकल्प लिया था कि नियुक्ति प्रक्रिया बिल्कुल शुचिता के साथ होनी चाहिए, पारदर्शिता के साथ होनी चाहिए। जो योग्य हैं, जिनके अंदर योग्यता, प्रतिभा, क्षमता है, उन्हीं को अवसर मिलना चाहिए। और ये भी हमारा संकल्प था और ये संकल्प भी पूरा हुआ। भर्ती प्रक्रिया
को रोकना। जिस तरीके से आपने सुना कि उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का क्या कुछ कहना था, युवाओं के लिए जो उनके द्वारा यहाँ पर तमाम स्टेप्स उठाए गए हैं, तमाम नियुक्ति पत्र जो बांटे गए हैं, उसके हवाले से सीएम धामी जो है वो जानकारी देते हुए नजर आ रहे थे। वहीं पर अब अयोध्या की ओर रुख करेंगे, जहां पर अयोध्या में श्री राम लल्ला के दर्शन करने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। वहीं पर राजस्थान सरकार के जो तमाम यहाँ पर नेता हैं वो श्री राम लल्ला के दर्शन करने के लिए पहुंचे। सीएम भजनलाल शर्मा समेत कैबिनेट का दौरा यहाँ पर जो है वो कैबिनेट के जितने भी मंत्री हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं रामलला के दर्शन करने के लिए। अयोध्या में श्री रामलला के दर्शन और पूजा अर्चना जो है वो की जाएगी। और आपको बता दें कि राजस्थान के सीएम भजनलाल समेत कैबिनेट के जितने भी मंत्री हैं वो श्री रामलला के दर्शन करने के लिए अयोध्या पहुंचे हैं। मन आज प्रसन्न हो गया इस अयोध्या नगरी में आकर के मन प्रसन्न हुआ है कि इससे पहले जब कभी भी दर्शन किए थे रामलला के तो टेंट में किए थे, अब दिव्य और भव्य मंदिर में दर्शन करने वाले हैं। निश्चित रूप से अपने आप को अभिभूत मान रहे हैं कि इतना बड़ा काम हुआ है और हम रामलला के दर्शन एक बहुत दिव्य मंदिर में कर पाएंगे। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। तो चलिए इस खास बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप जुड़े रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।